हेलो हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से हम हमारे चैनल पर। उम्मीद है आप लोग का फेस्टिवल अच्छे से निकला होगा। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पिछले 4 से 5 सालों में जो जितने भी ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं एग्ज़ाम में आपके, वो सारा ऑब्जेक्टिव आपके सामने है। एंड इससे पहले भी मैं आप लोग को कुछ ऑब्जेक्टिव करवा चुका हूँ, है ना, जिसमें से आपका 10 MCQ, फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स का सारा सेट था। ऊपर का ये जितना था ये सब हो चुका है। उम्मीद है कि इनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आने वाले हैं, तो वीडियो को स्किप नहीं करना है एंड वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहना है। तो जो सबसे पहला आज का क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि जो हमारा नॉर्मल स्लाइन होता है ना, जिसे हम लोग कहते हैं NS, तो वो किस तरह का एक सॉल्यूशन होता है। तो जो नॉर्मल स्लाइन होता है उसे हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट का हो जाएगा A। और इस वीडियो में हम ऑप्शंस को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, वरना वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, तो इसलिए हम लोग क्वेश्चन को शॉर्ट में एंड फास्ट देखते चलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, है ना, जिसे शॉर्ट में हम लोग BMW भी कहते हैं। तो कह रहा है उनमें से जो आपका रेड बैग या रेड डस्टबिन होता है उसका हम लोग किस चीज़ के लिए उपयोग करते हैं। तो जो रेड बैग होता है उसका यूज हम लोग इन्फेक्टेड प्लास्टिक वेस्ट के लिए करते हैं ना, यानी कि जो भी संक्रमित आपका प्लास्टिक वगैरह होता है उसे हम लोग रेड डस्टबिन में या रेड बैग में डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आपका हेमीप्लेजिया शब्द का मतलब क्या होता है। तो हेमीप्लेजिया शब्द का मतलब होता है आपका शरीर के आधे हिस्से का पक्षाघात, है ना, यानी कि हेमी है तो हेमी का मतलब ही होता है हाफ, तो एंड प्लेजिया आपस रिलेटेड होता है पैरालिसिस से, तो है ना, यानी कि ये हो जाएगा आपका हाफ बॉडी का पैरालिसिस। ठीक है, एंड जब कभी भी अगर लोअर हिस्से का पैरालिसिस रहेगा तो वो हो जाए आपका पैराप्लेजिया। तो ये हेमीप्लेजिया एंड पैराप्लेजिया दोनों में ज़्यादा पूछता है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एनेस्थीसिया वर्ड का मतलब क्या होता है ना। एनेस्थीसिया तो वर्ड का मतलब होता है हमारा नो सेंसेशन, यानी कि किसी भी तरह का सनसनी नहीं महसूस होगा, आपको कोई भी तरह का अनुभव नहीं होगा, यानी कि लॉस ऑफ सेंसेशन, ऑप्शन बी। तो 5 नंबर कह रहा है फेरिंगाइटिस, तो हमने पहले ही बताया था ITIS जब भी आपको लगा हुआ मिले तो ये शो करता है हमारा इन्फ्लामेशन को, यानी कि सूजन को। ठीक है, सूजन को, तो ये हो जाएगा आपका फेरिंगाइटिस, हो जाएगा आपका फेरिंग्स का सूजन, यानी कि ग्रसनी का सूजन, तो हो जाएगा ऑप्शन ए इन्फ्लामेशन ऑफ फेरिंग्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ऑस्मोटिक ड्यूरेटिक, है ना, हमने आपको बताया था कि ड्यूरेटिक्स 2 टाइप्स के होते हैं, तो इसमें से पूछ रहा है कि ऑस्मोटिक ड्यूरेटिक्स ड्रग्स का एग्जाम्पल कौन है इसमें से। तो ऑस्मेटिक ड्यूरेटिक्स ड्रग का एग्जाम्पल आपका मैनिनटॉल। ठीक है, ऑप्शन बी मैनिनटॉल जो है आपका एक ऑस्मोटिक ड्यूरेटिक्स ड्रग। ये आपका पहले भी ऑब्जेक्टिव में आ चुका था एंड हम इसे एक्सप्लेन कर दिए थे आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था कि कार्बोलाइजेशन क्या किसके द्वारा डन होता है ना, यानी कि कार्बोलाइजेशन की प्रक्रिया हम किस चीज़ से पूरा करते हैं। तो कार्बोलाइजेशन आपका एक डिसइंफेक्टेंट का उदाहरण है ना, ये आपका डिसइंफेक्टेंट का प्रक्रिया है एंड ये जो है कार्बोलिक एसिड की मदद से हम पूरा करते हैं, यानी कि ऑप्शन ए कार्बोलिक एसिड। ठीक है, यानी कि बीज संक्रमण की प्रक्रिया आपका कहलाती है कार्बोलाइजेशन, वो एक प्रक्रिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोमायोग्राफी, है ना, जिसे हम लोग शॉर्ट में कहते हैं EMG, क्या EMG। तो इलेक्ट्रोमायोग्राफी का यूज हम लोग क्यों करते हैं या किस चीज़ के लिए करते हैं। तो इलेक्ट्रोमायोग्राफी जो है आपका आपके मसल की हेल्थ को, यानी कि आपके मांसपेशियों के स्वास्थ्य स्तर को आकलन करने का एक तरीका है एंड साथ ही हम मसल्स को कंट्रोल करने वाली नर्व सेल्स का भी आकलन करते हैं, यानी कि उसका असेसमेंट हम लोग करते हैं EMG के थ्रू। तो ये हो जाएगा इसमें से आपका ऑप्शन सी न्यूरोलॉजी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे हैं कि सोचने की क्षमता में भूलने को लक्षण को क्या कहते हैं, है ना, यानी कि आप जब सोचते हैं एंड कुछ आप भूल जाते हैं तो ऐसी सिचुएशन को हम लोग क्या कहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन को हम लोग डिमेंशिया कहते हैं, ये आपका साइकाट्रिक नर्सिंग में पढ़ने का है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे हैं हमारा कि रक्त में सोडियम की मात्रा कितनी होती है, यानी कि नॉर्मल लेवल ऑफ सोडियम इन आवर ब्लड इज नोन एज, कितना होता है।
तो जो रक्त में हमारा सोडियम की मात्रा होती है वो होता है हमारा 136 से 146 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है, और ml इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है। एंड कहीं कहीं पे आपको ये 136 के बजाय 135 से 145 के बीच मिलेगा, तो वो भी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर आपका होता है सोडियम की मात्रा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि ऑस्मोटिक ड्यूरेटिक दवा का उदाहरण, तो ये अभी जस्ट आया था, ऑप्शन हो जाएगा सी मैनिटोल। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि इन्फ्लामेशन ऑफ द ज्वाइंट इज नोन एज, यानी कि जोड़ों के सूजन को हम लोग क्या कहते हैं, तो आप लोगों ने पढ़ा है कि जोड़ों का सूजन आपका कहलाता है आर्थराइटिस, ठीक है, ऑप्शन ए आर्थराइटिस। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि सामान्य सीरम पोटेशियम स्तर कितना होता है ना, यानी कि आपके सीरम में पोटेशियम लेवल कितना होता है, तो पोटेशियम लेवल जो है वो आपका 3.5 से 5.3 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है, यानी कि ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि इन्फ्लेमेशन ऑफ टेस्टिज, यानी कि वृषण के सूजन को क्या कहता है, तो वृषण का सूजन आपका कहलाएगा अर्काइटिस। एंड आपको हमने पहले ही बताया था कि इन्फ्लेमेशन रहेगा किसी भी चीज़ का, तो वहाँ पे ITIS प्रीफिक्स देखना जरूरी है। एंड इसमें से सिर्फ एक ही ऑप्शन में ITIS था, तो इससे भी ये ऑप्शन आपका इजी क्लियर छट जा रहा था, है ना। तो इस तरह की चीज़ों को आपको दिमाग में रखनी, ताकि अगर कोई एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप लोग थोड़ा सा जुगाड़ की मदद से भी सॉल्व कर सकें। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है आपका कि क्रेनियल नर्व की गड़बड़ी से बेल्स पैल्सी होता है। क्रेनियल नर्व 7 की गड़बड़ी की वजह से आपका बेल्स पैल्सी होता है ना। एंड क्रेनियल नर्व 7 को हम लोग कहते हैं फेशियल नर्व, ठीक है। तो कहीं कहीं ये आपका एग्जाम में क्रेनियल नर्व नंबर 7 नहीं दे करके फेशियल नर्व लिखा रहेगा, ठीक है। तो आपको वहाँ पे फेशियल नर्व को टिक आउट करना है। और 16 कह रहा है कि हाइपर कॉर्टिसोलिज्म कौन सी बीमारी में दिखाई देता है ना, यानी कि हाइपर कॉर्टिसोलिज्म ये होता क्या है, तो ये आपका एक तरह की बीमारी है जिनमें आपका कॉर्टिसोल हार्मोन जो है हद से ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी कि नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ जाना आपका कहलाता है किसका, कॉर्टिसोल हार्मोन का। तो जब कभी भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाइपर लिखा हुआ है, तो हाइपर का मतलब होता है अधिक, है ना। तो अगर आपके शरीर में कॉर्टिसोल हार्मोन समान मात्रा से अधिक हो जाए तो वो कहलाता है आपका हाइपर कॉर्टिसोलिज्म। एंड ये आपका दिखाई देता है जनरली कुशिंग सिंड्रोम में, ठीक है। कुशिंग सिंड्रोम में हाइपर कॉर्टिसोलिज्म दिखाई देता है। एंड यहाँ पे एक और ऑप्शन है आपका एडिशंस बीमारी। तो ये जो एडिशंस बीमारी है, जब कभी भी आपका शरीर में कॉर्टिसोल हार्मोन जो है आवश्यकता से कम हो जाएगा, यानी कि डिक्रीज हो जाएगा, तब हम लोग इसे कहेंगे एडिशंस बीमारी, ठीक है। जैसे ऐसे अगर सिंपल भाषा में समझे तो हाइपोकॉर्टिसोलिज्म को हम लोग एडिशंस डिजीज कहते हैं, जबकि हाइपर कॉर्टिसोलिज्म को हम लोग कुशिंग सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 अभी जस्ट हमने बताया था बेल्स पैल्सी में कौन सी क्रेनियल नर्व प्रभावित होती है, तो बेल्स पैल्सी में आपका फेशियल नर्व प्रभावित होती है, ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी फेशियल नर्व। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि दोनों पैरों की गतिहीनता और संवेदनहीनता को क्या कहते हैं हम लोग, तो ये आपका हो गया पैरालिसिस में होता है ना, जिसमें से आपका शरीर का कोई अंग गतिहीन हो जाएगा एंड संवेदनहीन हो जाएगा, यानी कि सेंसलेस हो जाएगा। कह रहा है कि दोनों पैरों की, तो पैर आपका क्या लोअर एक्सट्रीमाइटीज में आता है ना, यानी कि निचला शरीर का निचला हिस्सा, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं पैराप्लेजिया। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी पैराप्लेजिया, ठीक है। शरीर के निचले हिस्से का पैरालिसिस आपका कहलाता है पैराप्लेजिया। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है वृद्धावस्था यानी कि ओल्ड एज का अध्ययन करने को हम लोग क्या कहते हैं, तो आप लोग के सिलेबस में टॉपिक है एल्डरली नर्सिंग, है ना, तो जिसे हम लोग जीरियाट्रिक नर्सिंग भी कहते हैं, यानी कि ओल्ड एज का अध्ययन आपका कहलाता है जीरियाट्रिक नर्सिंग। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है आपका कि प्लूरल कैविटी में वायु की उपस्थिति को क्या कहते हैं, है ना, यानी कि अगर आपके जो प्लूरल कैविटी है वहाँ अगर हवा मौजूद रहे वायु, तो उसे हम लोग कहते हैं न्यूमोथोरैक्स, ऑप्शन डी न्यूमोथोरैक्स।
चलिए, तो अब हम लोग देखने वाले हैं ट्रू एंड फॉल्स। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, है ना। एंड हम टारगेट रखते हैं 50 लाख का। अगर आपको चाहिए और जो एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर वो आपको चाहिए तो आप इस वीडियो पर 50 लाख कंप्लीट करवाइए। हम यूट्यूब पर अपलोड करवा देंगे वो वीडियो को। अदरवाइज अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा। चलिए, ट्रू फॉल्स को देखते हैं। तो कह रहा है कि इसमें हैलिटोसिस का अर्थ है सांसों की दुर्गंध, है ना, यानी कि आपका बैड ब्रीथ। तो ये सही हो जाएगा, है ना। आपके सांसों की दुर्गंध आपका हैलिटोसिस कहलाता है, यानी कि सेकंड हो जाएगा आपका ट्रू। थर्ड नंबर कह रहा है कि एपिस्टैक्सिस का अर्थ है कान से खून बहना। तो ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि एपिस्टैक्सिस आपका कान से नहीं बल्कि नाक से खून बहना कहलाती है ना, यानी कि ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज इज नोन एज एपिस्टैक्सिस। फोर्थ नंबर कह रहा है कि जिंजिवाइटिस आपका मसूड़ों का सूजन है। तो सही हो जाएगा, है ना। जिंजिवाइटिस आपका इन्फ्लेमेशन ऑफ जम्स होता है। 5 नंबर कह रहा है कि कुष्ठ रोगियों को डॉट्स थेरेपी प्रदान किया जाता है ना। तो ये गलत हो जाएगा। ये आपका लेप्रोसी पेशेंट को नहीं बल्कि टीबी पेशेंट को दिया जाता है ना। हमने आपको अपने टीबी वाले वीडियो में बताया था कि डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन थेरेपी आपका टीबी पेशेंट को हम लोग देते हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एडिसन्स डिजीज ऑल्सो नोन एज हाइपोकॉर्टिसोलिज्म। अभी हमने बताया था कि एडिसन्स डिजीज को हम लोग हाइपोकॉर्टिसोलिज्म भी कहते हैं। तो ये हो जाए आपका ट्रू। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि नॉर्मल क्रेटिनिन वैल्यू 0.6 से लेकर के 1.2 मिलीग्राम पर डायल्यूशन की होती है। तो ये हो जाए आपका ट्रू। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि किडनी फेलियर में हम लोग डायलिसिस ट्रीटमेंट देते हैं। तो पता है आपको कि एक्यूट रीनल फेलियर या क्रोनिक रीनल फेलियर में हम लोग हेमोडायलिसिस पेशेंट को ट्रीटमेंट के रूप में देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 8 नंबर ट्रू। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि प्लूरल कैविटी में वायु के इकट्ठा होने को एम्पाइमा कहते हैं। तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स, है ना, क्योंकि प्लूरल कैविटी में वायु के इकट्ठा होने को एम्पाइमा नहीं न्यूमोथोरैक्स कहते हैं। अभी जस्ट ये सब क्वेश्चन आया है, बस दोबारा रिपीट हो रहा है ना। तो ये 9 नंबर हो जाएगा आपका फॉल्स। 10 नंबर कह रहा है कि न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट ईसीजी के द्वारा करते हैं। तो ये फॉल्स हो जाएगा। अभी मैं बताया था कि नर्व का असेसमेंट करना होगा तो हम लोग ईएमजी या ईईजी का यूज करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रोमायोग्राफी या इलेक्ट्रो एंसेफेलोग्राफी का यूज करते हैं, ठीक है, ईईजी। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि व्यक्ति के जीवन में बुढ़ापा आना एक सामान्य प्रक्रिया है। तो बिल्कुल ट्रू हो जाएगा, है ना। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है एंड इसे कोई भी रोक नहीं सकता, नहीं कोई चेंज कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि दर्द को कम करने वाली दवाओं को एनाल्जेसिक कहते हैं। तो हिंदी के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल सही है ना, क्योंकि दर्द को कम करने वाली दवाओं को हम लोग एनाल्जेसिक्स ही कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है आपका कि मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में खून का पीएच कम होता है। तो ये हो जाए आपका फॉल्स, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस में खून का पीएच बिल्कुल सेम रहता है ना। एंड खून का नॉर्मल पीएच कितना होता है? तो खून का नॉर्मल पीएच आपका होता है 7.35 से लेकर के 7.45 के बीच में, ठीक है। ये नॉर्मल पीएच होता है आपके ब्लड का। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है आपका कि फुफ्फुस गुहा यानी कि प्लूरल कैविटी में रक्त का संग्रहण पाया जाना पायोथोरैक्स कहलाता है। तो ये गलत हो जाएगा, है ना। इसे हम लोग पायोथोरैक्स नहीं बल्कि हेमोथोरैक्स कहते हैं। अभी हमने बताया था जब कभी भी आपके प्लूरल कैविटी में कलेक्शन ऑफ एयर यानी कि हवा का इकट्ठा होगा तो वो आपका कहलाएगा न्यूमोथोरैक्स, एंड अगर रक्त का इकट्ठा होना होगा तो वो आपका कहलाएगा हेमोथोरैक्स, ठीक है, हेमोथोरैक्स। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि कोचिंग सिंड्रोम इज आल्सो नोन एज हाइपरकॉर्टिसोलिज्म। तो बिल्कुल सही है, हमने अभी बताया था, है ना। कोचिंग सिंड्रोम को हाइपरकॉर्टिसोलिज्म भी कहते हैं। तो ये हो जाए आपका ट्रू। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि इन्फ्लामेशन ऑफ नेजल म्यूकोसा इज नोन एज राइनाइटिस। तो बिल्कुल ये सही हो जाएगा, है ना। आपके नाक की म्यूकस मेम्ब्रेन की सूजन आपका राइनाइटिस कहलाता है। ये हो जाएगा ट्रू। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि ड्रग विच इंक्रीज यूरिन फॉर्मेशन इज नोन एज डिटर्जेंट्स। तो ये बिल्कुल गलत बात है ना। जो आपके फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन को बढ़ाए उसे हम लोग ड्यूरेटिक्स ड्रग्स कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि डायलेटेड वेन्स ऑफ लोअर रेक्टम और एनस इज नोन एज हेमोराइड्स, यानी कि आपके जो रेक्टम यानी कि मलाशय का जो निचला हिस्सा है ना, उनकी नसों में सूजन होने के कारण उसे हम लोग हेमोराइड्स या पाइल्स भी कहते हैं। तो ये सही हो जाएगा, है ना, इससे हम लोग बवासीर कहते हैं। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि डिक्रीज लेवल ऑफ सोडियम इन ब्लड इज नोन एज हाइपोकैलेमिया। तो ये गलत हो जाएगा, आप लोग जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। हाइपोकैलेमिया लिखा हुआ है। आप लोग एक चीज़ जानते होंगे कि पोटेशियम का जो रासायनिक नेम होता होगा शायद के होता है, इसका जो भी एब्रीविएशन होगा, तो ये के हमारा डिनोट करता है पोटेशियम को, है ना। तो हाइपोकैलेमिया होगा यानी कि आपके शरीर में पोटेशियम की मात्रा कम हो जाना। हाइपो रहेगा तो कम होगा एंड हाइपर रहेगा तो अधिक होगा। यहाँ पे कह रहे हैं सोडियम की मात्रा और कम होने का, तो जब सोडियम की मात्रा कम होना रहेगा तो वो कहलाएगा आपका हाइपो। एंड सोडियम में क्या होता है, Na, यानी कि Na को सोडियम से हम लोग डिनोट करते हैं, तो हाइपोनाइट्रीमिया। ठीक है। अगर कहेगा कि सोडियम की मात्रा अधिक तो हाइपरनाइट्रीमिया, और अगर कहेगा पोटेशियम की मात्रा अधिक तो हाइपरकैलेमिया एंड पोटेशियम की मात्रा कम तो हाइपोकैलेमिया। ठीक है। सेम इस तरह से आप लोग जरा ध्यान दीजिएगा तो पता चल जाएगा आपको कि कैल्शियम का भी वही होता है ना, हाँ, हाइपरकैल्शियमिया या हाइपोकैल्शियमिया। तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि मूत्राशय के सूजन को हम लोग सिस्टाइटिस कहते हैं, है ना, यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर इज नोन एज सिस्टाइटिस। तो 20 आपका हो जाएगा ट्रू। तो चलिए, ये था आपका 20 ट्रू फॉल्स एंड 20 MCQ। अब हम लोग देखने वाले हैं 20 फिल इन द ब्लैंक्स को, जो आपको इम्पोर्टेंट है एंड होप इनमें से आपको जो 15 नंबर का क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव का, कम से कम 10 नंबर तो आ ही जाना चाहिए। एंड मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का हमने पिछला 3 वीडियो अपने यूट्यूब पर डाला हुआ है, जिसका लिंक हम टेलीग्राम पर डाल देंगे, जो प्रीवियस ईयर का ही वीडियो है, तो आप लोग जा करके वो भी देख सकते हैं। चलिए, तो जो सबसे पहला फिल इन द ब्लैंक्स है वो कह रहा है हमारा कि निर्जलीकरण को रोकने के लिए हम लोग कौन सी थेरेपी को देते हैं, है ना। तो डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए हम लोग ORS देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि ब्रोंकाई के अंदर का हिस्सा देखने के लिए हम लोग यूज करते हैं ब्रोंकोस्कोपी का। ठीक है ना, ब्रोंकोस्कोपी का। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि RBC का समान जीवन काल कितना होता है। तो ये फर्स्ट ईयर का ही क्वेश्चन है। RBC का जो समान जीवन काल होता है वो होता है 120 दिन। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपका कि 100 मिलीलीटर पर 24 आवर, है ना, यानी कि 24 घंटे में 100 मिलीलीटर से कम अगर आप यूरिन बनाते हैं तो उसी सिचुएशन को हम लोग क्या कहते हैं। तो जब आपका शरीर 24 घंटे में 100 मिलीलीटर से भी कम यूरिन बनाए तो वैसी सिचुएशन आपका कहलाएगा ओलिगोरिया। ठीक है। 5 नंबर कह रहा है कि सर्जरी द्वारा किस चीज़ को हटाने को हम लोग कोलिसिस्टेक्टमी कहते हैं। तो कोलिसिस्टेक्टमी है तो ये आपका कहलाएगा गॉल ब्लैडर, है ना, यानी कि सर्जरी की मदद से गॉल ब्लैडर को हटाना आपका कोलिसिस्टेक्टमी कहता है। और ये होता है आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन होने के केस में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है आपका कि SARS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो जो सार्स है ना, इसका पूरा नाम होता है सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम। ठीक है, सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर आपका 7 कह रहा है कि एक गंभीर चिकित्सीय अवस्था, है ना, जिसमें से आपके अपेंडिक्स में सूजन और दर्द हो, वैसी सिचुएशन को हम लोग क्या कहते हैं। तो जब आपकी अपेंडिक्स में सूजन और दर्द हो तो ऐसी सिचुएशन को हम लोग अपेंडिसाइटिस कहते हैं। ये कब होता है, आपके अपेंडिक्स में सूजन आने की वजह से या संक्रमण होने की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है आपका कि मुंह के म्यूकस मेम्ब्रेन के सूजन को क्या कहता है। तो आपके मुंह का म्यूकस मेम्ब्रेन का सूजन आपका कहलाता है स्टोमेटाइटिस। ठीक है, स्टोमेटाइटिस। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कौन सी कोशिका को कम बनने के कारण आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया होता है ना।
तो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया आपका रेड ब्लड सेल्स यानी कि आरबीसी के कम बनने के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि सांस लेने में कठिनाई को क्या कहते हैं। तो आपको पता है कि सांस लेने में कठिनाई को हम लोग डिस्निया या डिस्पिनिया कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है आपका कि खून में पोटेशियम की कमी को क्या कहते हैं। तो खून में पोटेशियम की कमी आपका कहलाएगा पोटेशियम है, हाँ, तो हाइपोकैलेमिया, ठीक है। तो 11 का हो जाएगा आपका हाइपोकैलेमिया। 12 नंबर कह रहा है कि यकृत में सूजन आने को क्या कहते हैं। तो यकृत में सूजन आपका कहलाएगा हेपेटाइटिस, ठीक है। इन्फ्लामेशन ऑफ लिवर इज नोन एज हेपेटाइटिस। सब रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि गुर्दे में पत्थरी को क्या कहते हैं, है ना, यानी कि प्रेजेंस ऑफ स्टोन इन द किडनी इज नोन एज। तो जब कभी भी आपका किडनी में स्टोन मौजूद रहे तो वैसे सिचुएशन को हम लोग यूरोलिथियासिस कहते हैं, ठीक है। अगर किडनी में स्टोन रहे तो वो कहलाएगा आपका यूरोलिथियासिस, एंड अगर आपके गाल ब्लैडर में स्टोन रहे तो वो आपका कहलाएगा कोलीलिथियासिस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहे हैं कि ईईजी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ईईजी का फुल फॉर्म आपका होता है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है आपका पैराप्लेजिया का मतलब क्या होता है। तो हमने बताया था आपको कि पैराप्लेजिया का मतलब होता है पैरालिसिस ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटी, यानी कि निचले हिस्से का पैरालिसिस। क्वेश्चन नंबर 16 कि अपेंडिक्स में सूजन आने को क्या कहते हैं। तो अपेंडिसाइटिस कहते हैं। अभी जस्ट ये क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है आपका कि GERD, है ना, यानी कि जिसे हम लोग शॉर्ट में जर्ड भी कहते हैं, इसका पूरा नाम क्या होता है। तो इसका पूरा नाम आपका होता है गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज, ठीक है। गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि इंसुलिन किस अंग से निकलती है। तो इंसुलिन आपका पैनक्रियाज से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि हीमोचूरिया का मतलब क्या होता है। तो हीमोचूरिया का मतलब होता है मूत्र में रक्त आना, है ना, जिसे हम लोग कहते हैं प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन यूरिन, या कभी कभी लिखा रहेगा आपका कि प्रेजेंस ऑफ यूरिन इज नोन एज, है ना, यानी कि मूत्र में रक्त आने को क्या कहते हैं। तो हीमोचूरिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 एंड लास्ट क्वेश्चन आज का कह रहा है कि रक्त में कैल्शियम की कमी को क्या कहते हैं। तो ये सब अभी जस्ट हमने बताया था कि खून में कैल्शियम की कमी यहाँ पर कहलाएगा हाइपोकैल्सीमिया, ठीक है। चलिए, तो ये था आज का हमारा 20 MCQ, 20 फिल द ब्लैंक्स एंड 20 ट्रू फॉल्स। तो टोटल आपके 60 क्वेश्चन हो गया, एंड इससे पहले हमने 10-10 क्वेश्चन का सेट करवा दिया है, तो टोटल 30 उधर, है ना। तो 90 MCQ सिर्फ मेडिकल सर्जिकल 1 में हुए हैं, एंड पिछला 3 ईयर का वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड है, वहाँ भी आपके करीब 90 ऑब्जेक्टिव्स होंगे। तो टोटल आपका 150 प्लस ऑब्जेक्टिव्स हमने आपको क्लियर करवा दिया है। तो उम्मीद है जो भी क्वेश्चन रहेगा इनमें से ही रहेगा, एंड आप लोग को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।